अमेरिका अपने घुटनों पर आ गया। केवल इजराइल नहीं, अमेरिका। और यह काम हमास, हिजबुल्लाह और यमन ने मिलकर कैसे किया, यह वीडियो उसके बारे में है। दो बड़ी घटनाएं इधर घटी हैं साथियों। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। जिन दो बड़ी घटनाओं की मैं बात कर रहा हूं, एक तो ऐसी घटना है जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुई। एक अमेरिकी सैनिक, वायुसेना का सर्विंग सोल्जर, अभी जो सर्विस में है, कोई रिटायर्ड नहीं है, वो वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका का कैपिटल है, वहां पर इजरायली एम्बेसी के सामने गया। उसने एक बकायदा वीडियो बनाया जिसने वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विच, उस पर डाला भी। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो पूरी तैयारी कर रहा है, कुछ अपने ऊपर एक लिक्विड डालता है। पेट्रोल तो नहीं लग रहा है, वो कोई लिक्विड लग रहा है जो इन्फ्लेमेबल है, जिससे तुरंत आग लग जाती है। और वो ये कहता जा रहा है कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। अमेरिका और इजराइल की जो सरकार हैं वो इस नरसंहार का सामान्यकरण कर रही हैं। दे आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज जेनोसाइड, दीज आर हिज वर्ड्स। और फिर मैं आपको बता दूं, बार बार इस बात को याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी की इजरायली एम्बेसी के सामने यह कांड हो रहा है। और उसके बाद वो अपने को आग लगाता है, और आग लगाने के बाद वो फ्री पैलेस्टाइन कहता है। फ्री पैलेस्टाइन, एक अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन एयरफोर्स का सोल्जर फ्री पैलेस्टाइन कह रहा है। अरे ये जो हुआ है, अब आप सोच नहीं सकते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में देखिए, आंदोलन हिंदुस्तान में भी हुए हैं, और आंदोलन में मंडल आंदोलन के समय आपको याद होगा आत्मदाह हुआ था। और आत्मदाह से और फिर एक सीरीज शुरू हो गई थी। कई लड़कों ने आत्मदाह किया था। जब एक पहला आत्मदाह मेरे ख्याल से गोस्वामी नाम का लड़का था, उसने किया। उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई। तो भारत के आंदोलनों में आत्मदाह होते रहे हैं, और मतलब पहली बार था ये मंडल में, और मंडल के बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। लेकिन इधर के दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। यूरोप में और पश्चिम में भी आंदोलन तो बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हुए। 1968 में अमेरिका में छात्र आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। वियतनाम वॉर के खिलाफ एंटी वियतनाम वॉर बहुत बड़ा आंदोलन था। यूरोप में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आत्मदाह हम कभी किसी ने नहीं सुना कि आत्मदाह हुआ है वहां। तो पिछले जो मतलब आप 50, 60 साल, 100 साल का इतिहास देख लीजिए, आत्मदाह एक आंदोलन, एक राजनीतिक मांग को लेके एक आत्मदाह किसी ने किया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। और ये सरेआम हुआ। और सबसे चौंका देने वाली बात है कि अमेरिका अपने को डेमोक्रेसी कहता है, और अमेरिका में पूरी ये खबर सन्नाटा है। इतनी बस खबर आई है कि एक ये घटना हुई, उसके बाद वो जो सैनिक है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद चुप्पी है, सन्नाटा है। आप सोच लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बड़े बड़े अखबार जो अपने को लिबरल कहते हैं, जो फ्री स्पीच की बात करते हैं, आज उनकी क्या हालत है बता नहीं सकते। आज आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, हमको नहीं पता कि उस सोल्जर का नाम क्या है, हमको ये नहीं पता कि वो किस अस्पताल में है, हमको ये नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया है। ये बात कोई नहीं बता रहा है, और एकदम जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। और ये लोग उस घटना को भी नॉर्मलाइज करने के चक्कर में है कि जैसे कोई सामान्य घटना घटी हो। मतलब आप सोच लीजिए कि जो हमास, हिजबुल्लाह और यमन ने किया है, वो क्या किया है। इसके पहले यह हालत थी कि अमेरिका खुल के डुअल पॉलिसी चलता था कि अपने यहां तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम की बात, और पूरी दुनिया को रौंदता था वो। लेकिन वो उसका रौंदना छुपा रहता था। क्यों? क्योंकि जिन देशों को वो रौंद रहा था, वहां पर उसने एक नकली एनिमीज खड़ी कर दी, जैसे आईसिस खड़ी कर दी। तो आईसिस से अब इराकी लड़ रहे हैं, तो असली दुश्मन आईसिस को मान रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि आईसिस अमेरिका ने पैदा किया, या इस तरह के तमाम देशों के अंदर एक नकली दुश्मन पैदा कर दिया। भारत ने भी ये राजनीति एक नकली दुश्मन पैदा कर दी कि देखो, सारी समस्याओं का जड़ मुसलमान है, तो उसकी तरफ भागो, उससे नफरत करो। जबकि समस्या यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई और तमाम राष्ट्रवाद की भी समस्याएं हैं। भारत में 1857 की लाइन यहाँ नहीं चली है। सबसे बड़ी समस्या मंगल पांडे की प्रतिमा नहीं लगी है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने। इस तरह की तमाम बड़े बड़े इश्यूज, बहादुर शाह जफर की जो मजार यहाँ लाने की बात थी, वो काम नहीं हुआ।
तो ये जो इन सारी नाकामियों से छुपाने के लिए अपने को, और चीन जो घुस गया है, जो चीन भारत में घुस के एक भारत का एक बड़ा हिस्सा चीन ने हथिया लिया है, इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए लोगों ने मुसलमान को दुश्मन क्रिएट किया। अब देखिए विश्व स्तर पे वही हुआ, लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि ईरान ने झंडा गाड़ दिया और ईरान ने कहा कि हम अमेरिका की झूठ को एक्सपोज करेंगे। उसके बाद जो गाजा में जो 7 अक्टूबर को जो गाजा से हमास ने हमला किया प्लान करके, उस हमले ने नंगा कर दिया इजराइल और अमेरिका को, बिल्कुल एकदम कलई खोल दी उनकी। क्यों? क्योंकि उस हमले ने एक बार रेजिस्टेंस शुरू हो गया। देखिए ये बहुत जरूरी बात होती है, अगर सच बाहर आना है, सच ऐसे बाहर नहीं आएगा। जालिम अपना जुल्म करता रहेगा और जालिम के पास जुल्म को छुपाने के सैकड़ों तरीके हैं। अब वो आपका माइंड डाइवर्ट करेगा, वो यहां तक आपको कन्विंस कर देगा कि जुल्म तुम पे हो रहा है, देखो हम उसके खिलाफ हैं, जबकि वही जुल्म कर रहा है। वो ये भी, और आप उसकी तरफ देखेंगे कि यही हमारा सेवियर है, अमेरिका हमारा सेवियर है। लेकिन जालिम कब घबराता है? जब रेजिस्टेंस शुरू होता है, जब प्रतिरोध शुरू होता है। आप 4 थप्पड़ कोई आपको मार दे और आप लोग कहेंगे अरे रे बड़ा गलत हुआ, बड़ा बेचारा हुआ, ये हुआ, लेकिन वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। वहीं पलट के आप 4 थप्पड़ जिसने मारे उसको 1 थप्पड़ भी मार दीजिए, उसके बाद लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो जो रेजिस्टेंस की ताकत होती है वो सच्चाई को सामने ले आती है, और रेजिस्टेंस हुआ 7 अक्टूबर 2023। इसलिए मैं कहता हूं कि 9/11 तो एक झूठी घटना थी जिसने केवल अमेरिकी साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाया। तो असली घटना 7 अक्टूबर 2023 जिसने दुनिया बदल दी, क्योंकि उसने असलियत वो सामने आ गई। और असलियत कैसे सामने आई? कि जब रेजिस्टेंस, जब जो गलत लोग हैं, जो साम्राज्यवादी हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल की जो फोर्सेज हैं, जब उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जब हथियार लेके सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया, तब इनकी सच्चाई सामने आ गई। सारी इनके अंदर इन्होंने अपने समाज को जो बिल्कुल एक वहां पर सफोकेट करके घुटन भरे माहौल इन्होंने अपने समाज का बनाया है, वो भी सामने आ गया। एक अमेरिकी सैनिक ने आत्मदाह उसको करना पड़ा। ये आसान बात है आत्मदाह करना अमेरिकी सैनिक के लिए, जो इस चीज को, मतलब वहां की जो लाइफ है, एक सैनिक वहां का, एक बड़े अधिकारी जितना यहां कमाते हैं उसके मुकाबले एक सैनिक वहां कमाता है। सारी जिंदगी उसने अपनी छोड़ के आत्मदाह का रास्ता चुना। गाजा के सवाल पर सोचिए कितना मानसिक रूप से व्यथित होगा, और ऐसे कितने लोग होंगे अमेरिका में जो ऐसा सोचते होंगे, और उन सबकी आवाज दबाई जा रही है, उनको भी डाइवर्ट किया जा रहा है ये कह के कि देखिए अमेरिका तो गाजा के लिए बहुत कर रहा है, इजराइल का हम अभी साथ नहीं देंगे तो फिर इजराइल को रोकेगा कौन, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और इधर नरसंहार हुए जा रहा है। 1 लाख पहुंच गया, मतलब 30,000 कम से कम लोग मारे गए हैं, 70,000 घायल हैं, कितने मिसिंग हैं, 1 लाख कैजुअलिटीज हो गई हैं गाजा में। अब दुनिया देख रही है, तो क्या ये लोग सोच रहे थे कि हम सारी चीजें मीडिया मैनेजमेंट से कर लेंगे। अभी भी मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन फेल हो गया मीडिया मैनेजमेंट। कहाँ रह गया तुम्हारा मीडिया मैनेजमेंट? जब इस तरीके की घटना होती है, तुम एक ये तक नहीं बता पा रहे हो कि किस अस्पताल में वो सैनिक है। अरे अमेरिकन सोसाइटी में विद्रोह होगा, इसीलिए देखिए ये लोग ट्रंप को आगे ला रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि बाइडेन से तो बुरी तरह से लोग खफा हैं, अब ट्रंप को ले आओ, ट्रंप को जिताओ। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ट्रंप तो उससे भी बड़ा एक विघटनकारी है, और वो तो और ज्यादा अमेरिकन सोसाइटी को क्राइसिस में डालेगा। अच्छा है ये ले आए, ट्रंप को ले आए, किसी को भी ले आए। अमेरिकन सोसाइटी की जो क्राइसिस है वो क्राइसिस जस की तस बनी रहेगी। अमेरिका का जो वो एक मुलम्मा था, जो एक धौंस थी कि हम डेमोक्रेसी हैं, फ्री स्पीच हैं, हम लिबरल सोसाइटी हैं, मिट्टी में मिल गई है वो। गाजा में जब हमास के सैनिक इजरायलियों को मारते हैं ना, तो इजरायलियों को केवल नहीं मारते, वो अमेरिका के घमंड को भी मारते हैं, घमंड को भी चूर चूर कर देते हैं। यमन जैसा देश जिसको अमेरिका ने चारों तरफ से घेर के बमबारी जिस पे की, वो लगातार मारे जा रहा है। हर रोज एक ना एक शिप को अमेरिका और ब्रिटेन की मार रहा है, और कुछ अमेरिका उसका उखाड़ नहीं पा रहा है। इस तरह की भाषा में ही अमेरिका से बात करनी चाहिए, क्योंकि यही भाषा उसको समझ में आती है। उधर हिजबुल्लाह ने जो काम किया है, लगातार हिजबुल्लाह ने, अब तो इजरायली विमानों को गिराने लगा है हिजबुल्लाह। इस तरह के पूरे वीडियोज आए हैं, खबरें आई हैं कि इजरायली विमानों को
को गिराने लगा है। इजराइल बहुत दिनों से चौड़ा हो रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरी खबर देखिए, जो एक और जो इजराइल और अमेरिका की सच्चाई खोलती है, दूसरी खबर, और वो ये भी दिखाती है कि फिलिस्तीन के अंदर जो भी एक ग्रुप रह गया था, जिसको अमेरिका और इजराइल जिसके साथ खेलते थे या जिसके साथ वो अपनी राजनीति करते थे, उसका भी एक्सपोजर हो गया है। और उसका एक्सपोजर कैसे हुआ? उसका एक्सपोजर ऐसे हुआ कि हमास ने, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 26 फरवरी को मॉस्को में मीटिंग है। आज 26 फरवरी है, वो डेट गलत थी, 26 फरवरी, 29 फरवरी को मीटिंग है सारे पैलेस्टीनियन फैक्शंस की। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये काम ईरान, रशिया, चाइना, इन सब ने मिलकर इसको अरेंज किया। पैलेस्टीनियन फैक्शंस मॉस्को में 29 फरवरी को मिलेंगे। ये खबर जैसे ही आई, वैसे ही जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में रूल कर रही है और ओस्लो अकॉर्ड्स 1993 के बाद जो बनी, और जो धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका के इतने करीब आ गई कि उसकी फंडिंग, उसकी सब कुछ अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका ने उसी समय गाजा में हमास की सरकार बनी, उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके खिलाफ सैंक्शंस तक लगा दिए। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो इस समय महमूद अब्बास जो हैं, जो एक बहुत बड़ा अमेरिका का एक तरह का प्यादा है, उसको सारी मदद देते थे। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, मतलब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की ये हालत हो गई थी कि वो वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस को भी, क्योंकि गाजा में तो कुछ कर नहीं सकता, वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस को भी वो दबाने की कोशिश उसने की। 14 फरवरी की घटना है जिसमें मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने जेनिन में एक ये वहां पर रेजिस्टेंस इजराइल से लड़ रहा था, लेकिन इन्होंने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो अपनी फोर्सेस हैं, उन्होंने एक रेजिस्टेंस की कार जिसमें रेजिस्टेंस के फाइटर्स जा रहे थे, उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। और उसके बाद द ट्रेटरस फोर्सेस, ये हमास का बयान है, ये 14 फरवरी की घटना है। द ट्रेटरस फोर्सेस परस्यूड द रेजिस्टेंस एंड वायलेंट क्लैशेस हैव इरप्टेड बिटवीन द टू एज अ रिजल्ट ऑफ द अटेम्प्टेड असैसिनेशन। उसके बाद एक असैसिनेशन किया भी इन्होंने। The confrontations are ongoing with security forces shooting indiscriminately at rooftops, windows and any vehicle in sight। मतलब बिल्कुल जैसे इजराइल की आईडीएफ है, उस तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो सिक्योरिटी फोर्स है अपनी, जो वो बिहेव कर रही। और इनका करार है, ओस्लो अकॉर्ड्स में इजराइल के साथ करार हुआ था कि जो सरकार बनेगी वो जो जिससे वेस्ट बैंक में बनी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, वो इजराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में रहेगी, इजराइल की ये मदद करते थे। लेकिन एक राजनीतिक दांव में इनकी हालत खराब हो गई। जहां ये खबर आई कि 29 फरवरी को मॉस्को में पैलेस्टीनियन फैक्शंस, जिसमें हमास सबसे लीडिंग फैक्शन है, उसकी मीटिंग होने जा रही है, तो क्या हुआ? महमूद अब्बास ने अपनी सरकार से कहा कि तुम रिजाइन करो। और उस सरकार ने, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार है जिसके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, उस सरकार ने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि अब तो वो सरकार, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने रिजाइन कर दिया और वो एक केयरटेकर गवर्नमेंट वहां पर बन गई, वही सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट बन गई। और फिर महमूद अब्बास ने वही बातें कहनी शुरू कर दी जो हमास कह रहा है। उसने कहा कि देखिए, गाजा से इजराइल विड्रॉ होना चाहिए, अब जो गाजा में एड आनी चाहिए, ठीक से रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो फंडिंग वगैरह रुक गई थी, क्योंकि बीच में जब से 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की फंडिंग काफ़ी हद तक रोक दी, तो वो फंडिंग जो है फिर से होनी चाहिए। इस तरह के जो तमाम इश्यूज हैं इन्होंने रेस किए। और जो गाजा में सिविलियन क्राइसिस है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको आने की इजाज़त दी जाए, वो सारी बातें वही हमास वाली बातें, और इजराइल जो है तुरंत सीज फायर करे, ये सारी बातें महमूद अब्बास खुद कहने लगे। और उन्होंने इस रूप में दिखाया दुनिया को कि ये जो रेजिग्नेशन हमारी सरकार ने किया है, ये इजराइल के जो स्टेप्स हैं, इजराइल जो बिहेवियर कर रहा है वहां पर, उसके विरोध में किया है। और इसका जो छुपा एजेंडा है वो ये है कि अमेरिका को आंखें दिखाना। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कार्ड महमूद अब्बास है। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका की इजराइल की इधर बीच में जो तकरार भी हुई बाइडेन और नेतन्याहू में, उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अमेरिका कह रहा था कि ठीक है, हमास को तुम खत्म कर दोगे, कर दो, लेकिन जब एक बार हमास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद गाजा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार बनेगी।
और इजराइल में नेतन्याहू कह रहे थे कि नहीं, हमास को खत्म करने के बाद इजराइल अपना मिलिट्री रूल लाएगा कुछ सालों तक, उसके बाद देखा जाएगा कि फिलिस्तीनियों को सरकार में आने दिया जाए कि नहीं आने दिया जाए। तो ये इस बात में मामला अटका हुआ। अच्छा, अमेरिका ने वो टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात है वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आगे की बात। अभी इमीडिएट बाद अमेरिका ने अपना पूरा दांव लगाया हुआ था महमूद अब्बास पे। तो महमूद अब्बास अमेरिका को भी दिखा रहा है, आंखें दिखाया, मतलब अपनी आंखें दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने रिजाइन कर दिया है, मेरी सरकार ने उन्होंने एक्चुअली रिजाइन नहीं किया, उनकी सरकार ने रिजाइन कर दिया कि मेरी सरकार ने रिजाइन कर दिया है और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम जो है वापस फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं आएंगे। हो सकता है अमेरिका ने करवाया, क्योंकि अमेरिका का आदमी है महमूद अब्बास। अमेरिका ने इजराइल पे प्रेशर डालने के लिए कि इजराइल अब आगे ना बढ़े, राफा की तरफ ना बढ़े, और जो गलतियां पे गलतियां इजराइल किए जा रहा है, क्योंकि राफा पे आप बढ़ेंगे, आपने कहा रमज़ान में हम राफा में हम अटैक कर देंगे। अरे रमज़ान में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, मुस्लिम आर्मीज कितनी बार लड़ी हैं, पूरे इतिहास 1000 साल का 1500 साल का उठा के देख लीजिए, और उसमें जीत हुई है, ज़्यादातर हार भी हुई है। जो भी वह लड़ाइयाँ होती रहती हैं उसमें रमज़ान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस रमज़ान में लड़ना छोड़ देगा? ये तो हास्यास्पद बात है, ये तो दुनिया को मूर्ख बनाने वाली बात है जो नेतन्याहू ने की। लेकिन इस तरह की गलती नेतन्याहू ना करे, इसके लिए अमेरिका भी बहुत हद तक आगे जा रहा है, क्योंकि है तो वो इजराइल का दोस्त। लेकिन इजराइल को अब आपका दोस्त अगर गलती करे तो फिर आप उसको कैसे समझाएंगे? उसको आप बातचीत करके करेंगे, कुछ गालियां देंगे, जैसे अभी बीच में आया था कि बाइडेन ने कुछ गालियां दी नेतन्याहू को, और उसके बाद आप कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे उसको समझ में आए। तो ये अमेरिका की भी चाल हो सकती है कि महमूद अब्बास को रिजाइन करवाओ और उनकी सरकार को रिजाइन करवाओ और उससे इजराइल पे प्रेशर डालो। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मॉस्को में मीटिंग हो रही है, रशिया का दुश्मन है अमेरिका। रशिया, चाइना, ईरान, ये एक एक्सेस है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। इट इज लेड बाय ईरान और उसमें हमास और हिजबुल्ला हैं। उसके पीछे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया तीनों हैं। अमेरिका के दिल में सांप लौट गया कि भाई मॉस्को ने बुला ली है पैलेस्टीनियन फैक्शंस की मीटिंग, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की इसका रेलिवेंस क्या रह गया, इसकी वक़्त क्या रहेगी, इसकी औकात क्या रहेगी, कौन पूछ रहा है इसको? तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार ने रिजाइन किया और यह हुआ कि नहीं, मॉस्को मीटिंग में उसको भी बुलाया जाए, क्योंकि वो भी अब इजराइल का विरोध कर रहा है। बताइए आप, ये गेम जो है, क्योंकि अमेरिका अपने एजेंट्स प्लांट करना चाहता है कि पैलेस्टीनियन फैक्शन जो एक हो गए हैं उनकी एकता को तोड़ो, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो एक दलाल सत्ता वेस्ट बैंक में जो अमेरिका का काम करती है, इजराइल का काम करती है, उसको फिर से उसकी कुछ तो उसका रेलेवेंस, उसकी क्रेडिबिलिटी, सबसे बड़ी बात है जो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, उसको फिर से स्थापित करो। क्योंकि यमन से यहाँ तुम हार रहे हो, हिजबुल्ला से हार रहे हो, हमास से हार रहे हो, सारे ग्राउंड में तुम्हारे खिलाफ चीज़ें चली गई हैं। केवल ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी रह गया है कि अमेरिका और इजराइल हार गए हैं, अदरवाइज सारे जितने कर्म हो सकते थे वो हो चुके हैं उन लोगों के। अब उनके पास यही एक रास्ता है कि किसी भी तरह, जैसे साम दाम दंड भेद में, दंड बहुत इन्होंने कर लिया, दंड में तो इनको ऐसा जवाब मिला वापस कि ये खत्म हो गए। अब भेद वाली राजनीति चल रही है कि किसी भी तरह से इनको तोड़ो। इसमें भी असफल होंगे और आने वाले दिनों में हम आपके बीच इसकी रिपोर्ट लाते रहेंगे। अभी देखिए क्या है कि कुछ और खबरें हम आपसे अपील करेंगे। भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। भारत में किस तरीके से दमन हो रहा है, इजरायली रास्ते अपनाए जा रहे हैं, और कैसे किसान भी हमास के रास्ते जा सकते हैं, भारत के किसान हमास के रास्ते जा सकते हैं। वो कहेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि यहाँ पर फिर उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाएगा, लेकिन एक्शन क्या है, जो एक्शन है वो बोलता है। भारत के किसान भी एक प्रतिरोध के रास्ते में जा सकते हैं, और भारत में आने वाले दिनों में जा कह सकते हैं, उनको जाना पड़ेगा। जैसे सिचुएशन बनी है, मैं आपको जब सच्चाई बताऊंगा कि हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ, किस तरह से पैरामिलिट्री और पुलिस बिहेव कर रही है, और बिल्कुल सारे नॉर्म्स तोड़ के, बिल्कुल इजराइल जैसे काम करता है वैसे वो काम कर रही है, तो आपकी आँख खुली की खुली रह जाएगी। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।